हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही थी? नहीं है। ओके ओके। ठीक है, मैं भी दोबारा नस को रिपीट कर रहा हूँ, शायद कोई इशू आया हुआ था माइक कनेक्शन का। हाँ, अभी आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही ओके थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आई होपफुल के आप लोगों ने लेक्चर्स इसके जो है ना पहले देख लिए होंगे, इनके लेक्चर सारे शेयर्ड हैं। अच्छा, टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन में था और हमारा था कि रिलेटेड टू दी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, जो इस हाँ, वो कह रहे थे हम लास्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो मैं थोड़ा सा एक पूरी समरी बनाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ इसमें कि आपके में है क्या और किस चीज़ें। अच्छा, होता क्या था कि हमने जो इस सब्जेक्ट का जो है ना प्रीजेक जो है वो जो है आपका है सिग्नल सिस्टम। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम मोस्टली जो है सिग्नल्स के डिफरेंट टाइप, उनमें जो कंटिन्यूस टाइम जो होता है सिग्नल, उसके बारे में हमने पढ़ते हैं। अच्छा, और फिर जो डीएसपी होता है उसका जो फोकस होता है वो डिस्क्रीट टाइम एनालिसिस के ऊपर होता है। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने जो पढ़े होंगे, एक जो क्लासिफिकेशन मैंने सिग्नल्स की पढ़ी थी, एक पीरियाडिक अपीरियाडिक। अच्छा, पीरियाडिक और अपीरियाडिक के बाद फिर एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। अच्छा, कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम कौन से होते हैं कि कंटिन्यूस में कंटिन्यूस टाइम होता है बाय नेचर जो होता है, सिग्नल्स जो एनालॉग होते हैं मतलब उसमें वैल्यूज भी कंटिन्यूस होती हैं और टाइम भी कंटिन्यूस होता है। तो तो हमारे पास इससे इनको मिला के क्लासिफिकेशन हम बनती है। एक होता है कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल्स का पीरियाडिक होना और अपीरियाडिक होना। दूसरा बनता है कि डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल्स का पीरियाडिक होना अपीरियाडिक होना। ठीक है, मतलब हैं दोनों सिग्नल्स अभी भी टाइम डोमेन के, मगर एक है पीरियाडिक अपीरियाडिक ऑफ द कंटिन्यूस टाइम, दूसरा है पीरियाडिक अपीरियाडिक ऑफ डिस्क्रीट टाइम। जो कंटिन्यूस टाइम में फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वो जो हमारे पास होता है फोरियर। तो फोरियर एनालिसिस के दो होते हैं टाइप, एक होता है पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए, दूसरा होता है अपीरियाडिक सिग्नल्स के लिए। पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए जो फोरियर जो फोरियर होता है उसमें होता है आपके पास फोरियर सीरीज। जो पीरियाडिक सिग्नल्स होते हैं उनके लिए होती है फोरियर सीरीज। अच्छा, और जो अपीरियाडिक होते हैं उनके लिए होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको यहाँ पे अगर आप नोट करें तो दोनों की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है कि जब सिग्नल पीरियाडिक हो, बेशक कंटिन्यूस टाइम में हो या डिस्क्रीट टाइम में हो, दोनों में अगर पीरियाडिक है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होगी वो विद द हेल्प ऑफ द फोरियर सीरीज होगी। ठीक है, और अगर सिग्नल अपीरियाडिक है मतलब पीरियाडिक नहीं है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होगी मतलब फोरियर एनालिसिस होगी वो विद द हेल्प ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अच्छा, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म, आप ये दोनों चीजें आप लोगों ने एसएनएस में भी पढ़ी हैं। वो किस में पढ़ी हैं? वो आपने पढ़ी है कंटिन्यूस टाइम पीरियाडिक एंड पीरियाडिक के लिए। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियाडिक एंड पीरियाडिक के लिए। अच्छा, मेजरली इसमें फोकस भी अपीरियाडिक सिग्नल की। तो ये जो है यहाँ पर आ गया। अब कंटिन्यूस टाइम में उसमें आ गया। अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम किया था जो था डीटीएफटी। डीटीएफटी क्या है? डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब ऐसे सिग्नल्स जो कि डिस्क्रीट टाइम में भी हो और अपीरियाडिक भी हो, मतलब पीरियाडिक भी नहीं है और डिस्क्रीट टाइम में भी है। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए हमारे पास था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसकी ओवरऑल आई होप कि पूरी पिक्चर आपके जहन में बन गई होगी। अच्छा, अब इसमें जो एक नई चीज जो एक समझने की बात है वो ये है कि आपके पास जब आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को हो, बेशक उनकी आप फोरियर सीरीज ले रहे हो, तो उनका जो स्पेक्ट्रम आता है वो आता है आपके पास पीरियाडिक कंटिन्यूस टाइम पीरियाडिक सिग्नल में और डिस्क्रीट डिस्क्रीट। ठीक है, और जो डिस्क्रीट टाइम पीरियाडिक सिग्नल्स होते हैं जो मतलब टाइम में डिस्क्रीट हो और पीरियाडिक भी हैं तो उनकी जाहिर बात है फोरियर सीरीज होगी, क्योंकि पीरियाडिक सिग्नल्स हैं तो फोरियर सीरीज है। बेशक सीटी और डीटी, सीटी मतलब कंटिन्यूस टाइम, डीटी मतलब डिस्क्रीट टाइम, तो उसमें आपके पास हमेशा फोरियर सीरीज अप्लाई होगी। अच्छा, तो डिस्क्रीट टाइम में आपके पास जो
स्पेक्ट्रम मतलब जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो स्पेक्ट्रम आएगा वो पीरियाडिक होगा और डिस्क्रीट भी होगा। ये है जब फोरियर सीरीज कर रहे हो। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आते हैं, मतलब अब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करें डिस्क्रीट टाइम अपीरियड सिग्नल्स की, तो उनका जो स्पेक्ट्रम आता है वो पीरियाडिक भी कंटिन्यूस है, जो एक्चुअल में हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि डीटी एफटी यहाँ पे आता है, डिस्क्रीट टाइम में भी है और फोरियर ट्रांसफॉर्म में है। तो ये है उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा पीरियाडिक एंड कंटिन्यूस। अच्छा, ये सिर्फ से समझने, ये जो है ना प्रॉपर्टीज में आपको हेल्प करेंगे समझने में। तो इससे फिर हमने ये जो है पूरा हिस्सा जो एनालिसिस का है वो उसका है, क्या कहते हैं कि अल्लाह भला करे आपका, फोरियर सीरीज का है और फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो कि सिग्नल सिस्टम है। तो उसको मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ। मैं किसमें हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे थे DTFT। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स में मैंने वहां पे सॉल्व करवाए थे और ये हमारे पास उनके कुछ जो है ये जो फॉर्मूलेज हैं और उन पे हमने एक किया था। अच्छा, ये आ गया हमारा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही सिंपल सा था फॉर्मूला के समीशन ऑफ एक्स ऑफ एन, और जो सिग्नल एक्स ऑफ एन है उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपके पास वहां पर उसकी वैल्यू आती जाएगी और लास्ट में वो सम करते जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से एक सिग्नल है, इसका जो है मैं आ, आ, निकाल रहा हूं DTFT। ठीक है, अब DTFT, अच्छा DTFT का ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपके सामने फॉर्मूला निकला हुआ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का है, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक पासवर्ड एनर्जी पावर थ्योरम इसकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के तहत, और एक पासवर्ड उसका पावर थ्योरम और एक पासवर्ड एनर्जी, उसमें क्या होता है कि जो अपीरियाडिक होते हैं उसमें एनर्जी और जो पीरियाडिक होते हैं उसमें पावर। तो इसका जो एनर्जी है वो बन जाती है सिर्फ इसमें एक्स ऑफ एन जो है जो सिग्नल है उसका जो आप क्या करेंगे सम जो मॉड लेके स्क्वायर करेंगे तो ये उसकी एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये एक फार्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। ठीक है, सो आते हैं इस प्रॉब्लम में, एक प्रॉब्लम में आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है मेरा डिटेल में एक वीडियो में सॉल्व करते हुए समझाया हुआ है, जो लेक्चर्स LMS पे रखे हुए हैं। सो आई एम होपफुल कि आप वहां से देख रहे हैं चीजें। सो उसमें से आप देखेंगे इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास सिग्नल क्या है, A ऑफ n U ऑफ n। U ऑफ n क्या इंडिकेट कर रहा है, U ऑफ n इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास क्या है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और U ऑफ n की वैल्यू जो होती है स्टार्ट हो कहां से होती है, जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूले में जो लिमिट्स हैं वो जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक चला गया। पहली बात तो हो गई ये। दूसरा, इसकी वैल्यू कितनी है, A ऑफ n, तो x ऑफ n क्या है, वो बन जाता है A ऑफ n, क्योंकि x ऑफ n क्या है, ये सिग्नल है A ऑफ n, तो A ऑफ n यहाँ पे आ गया और आपके पास e पावर माइनस j ओमेगा फॉर्मूला में। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अगर आपको मेरे ख्याल में फर्स्ट इंटर में हम सीरीज पढ़ते हैं एक अर्थमेटिक जियोमेट्रिक, उसके सबमिशन बन जाता है ये जो पैटर्न है। अच्छा, ये जो जियोमेट्रिक सीरीज बने उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सबमिशन आ जाता है और ये बन गया हमारा इस सिग्नल का, क्या बना, इस सिग्नल का हमारा बना ये फोरियर DTFT। आई बात समझ। अब इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालना है, तो ये जो आपके पास उस थ्योरम के तहत यहाँ पर इस जो वैल्यू निकल रही है इसको मोड लेके स्क्वायर लेंगे, और मोड लेके स्क्वायर लेने का मतलब ये होता है कि आप जो है इसको एक ओरिजिनल सिग्नल वो उसके साथ उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोड का स्क्वायर हो जाता है। सो हमने बिल्कुल ये इसका ये, और कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास जो मतलब दो जो सेम क्या कहते हैं कि कॉन्जुगेट जो होता है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये जो देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, उसको साइन चेंज कर देना। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर देखो साइन चेंज हो गया पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये आंसर हो गया हमारी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास प्लॉट के फॉर्म में ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगी। ये हुआ कैसे, सारा DTFT से। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पर ये फॉर्मूला है,
ठीक है, इसी का प्रॉब्लम इसमें क्या है, हमारे पास a दिया हुआ और यहाँ पे लिमिट्स क्या रखी हुई है, 0 से लेके l-1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट्स आएंगी 0 से लेके l-1 तक, और ये a वैल्यू है, कब वैल्यू है, 0 से लेके l-1 तक, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर। और उसके बाद हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिक फार्मूला। ज्योमेट्रिक फार्मूला से आप सॉल्व करके इसके निकालेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है साइन और कहाँ से आ जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो चीज होती है वो ये है कि हम इसमें कोशिश करेंगे कि क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है ई पावर माइनस जे, जो इनर आइडेंटिटी है उस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस माइनस ई पावर प्लस जे ओमेगा एल ऊपर करेंगे और नीचे भी इस तरीके से करके हम उसको वैल्यूज निकालेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ तक भी मिसाल आंसर लिखते हैं जब सॉल्व करके, ये तो मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ, तो वो आपका आंसर वही होगा। और ये सारी डिटेल्ड है ना एनालिसिस मैंने वहां पर प्रॉब्लम्स में सॉल्व करवाई हुई है जो वीडियोस है। अच्छा, अब यहाँ से जो मैंने ये तो मैंने एक लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो आपको जो शेयर की थी उसमें हमने सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज दी थी, मगर यहाँ पर जो एनालिटिकल वे ऑफ सॉल्विंग डीटीएफटी है, वहां पे यहाँ पे क्या था, आपके पास 0 0 1 1 कुछ दिया हुआ था और वो वैल्यू पुट करते जा रहे, तो आपके सामने वैल्यूज आ रही थी, वो भी मेथड वो था। अब यहाँ पे एनालिटिकल मतलब हमारे पास 0 0 1 1 कुछ वैल्यूज नहीं है, हम एनालिटिकल दी हुई है चीजें, तो उसको एनालिटिकल सॉल्व करने का मेथड भी देख लिया। अच्छा, अब हम आते हैं, अब डीटीएफटी में मसला ये था कि ये जो है ना इसमें हमारे पास पॉइंट ज्यादा चाहिए होती है। अब ये चीज मैंने लास्ट टाइम डिस्क्राइब की, वो यहाँ पे स्लाइड में भी लिखी हुई है। दिस सिग्नल इन discrete in time domain but continuous in frequency domain, मतलब अगर यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का आ रहा है वो कंटिन्यूस है। ये तो एक पॉइंट हो गई डीटीएफटी की। दूसरी पॉइंट क्या है, यूजुअली यूज फॉर सिग्नल विद इनफाइनाइट पीरियड, मतलब ऐसे सिग्नल जिसका इनफाइनाइट पीरियड का मतलब ये होता है कि अपीरियडिक। ठीक है, तो डीटीएफटी अपीरियडिक के लिए है, और डीटीएफटी गिव्स एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेशन फॉर ओमेगा बट रिक्वायर्स सीक्वेंस टू लास्ट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। अब मसला ये कि डीटीएफटी जो सही आंसर देता है हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन का, वो तब देता है जब आपके पास सैंपल्स मतलब एन की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, जो कि माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के दरमियान हो। अब वो मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि इसका मतलब है आपको इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूजुअली प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, वी डोंट हैव इनफाइनाइट मेमोरी। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक मेथड आता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि एक्चुअल में डीटीएफटी ही है, मगर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसका वो भी सैंपल्ड हो जाता है। सो ये जो, अच्छा हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। आवाज बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी आज आ रही है सर थोड़ी। चलो होपफुली, अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना सब्जेक्ट में तो मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स हमारे अब करीब ही हो गए हैं, तो अब लोगों को ना ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं रिमाइंड करवाता जाऊं तक कि जो चीजें हैं ना स्लाइड्स में सारी अवेलेबल है, और नंबर वाइज सारी स्लाइड्स भी दी हुई हैं पूरी सीक्वेंस में। और स्लाइड्स पेपर कब से स्टार्ट है सर? अभी डेट्स आ जाएंगी, एग्जैक्ट तो नहीं पता कब है, मगर अभी लास्ट वीक एक्सपेक्टेड है, तो आप लोगों को ना उसमें देख लीजिएगा, जो भी आएगा मतलब आपको पता चल जाएगा। मेरा अंदाजा है कि शायद आलू वो पेपर जो है 21 से 21 से। हम अभी, हाँ ऐसे ही है, स्केड्यूल आ जाएगा एक दो दिन में। सो ठीक है, अच्छा अब जो है, अब जो क्या हुआ, अब हमारे पास, अच्छा ये हो गया डीटीएफटी का। अब डीटीएफटी की अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, मतलब जिस तरीके से रेट ग्राम फॉर्म की प्रॉपर्टीज इस तरह डीटीएफटी की प्रॉपर्टीज भी हैं, वही शिफ्टिंग वो उस तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं सारी। लीनियरिटी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी समझोगे जैसे यूनिवर्सल लीनियरिटी और शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी तकरीबन
हर ट्रांसफॉर्म की होती हैं। अच्छा, ये जो हो गए हमारे डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, जिसके एग्जांपल दोबारा कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्व किए हुए हैं, ये वही प्रॉब्लम है। अच्छा, अब क्या हुआ जिसका मैंने जिक्र किया कि ये जो पॉइंट्स आपको ना जहन में रखनी है कि अब इस डीटीएफटी को, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो डोमेन आता है वो कंटिन्यूस है, इट मींस आपके पास जो वैल्यू सैम्पलिंग हो आइडियली इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर डीटीएफटी को इम्प्लीमेंट, मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो डीटीएफटी के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हमारे पास आता है डीएफटी। अच्छा, उससे पहले फिर जो है ना क्विकली मैं ये प्रॉपर्टीज का जिक्र करता जाऊं। ये प्रॉपर्टीज हमें क्या करती है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, जो एक प्रॉपर्टी है लीनियरिटी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मेजर कॉन्सेप्ट सारी प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म में सेम ही है कि फॉर सपोज एक सिस्टम है, उसका आपने फुल ट्रांसफॉर्म निकाला है, डीटीएफटी निकाला है x1 ऑफ ओमेगा, दूसरा सिग्नल है उसका निकला है x ऑफ 2 ओमेगा। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इन दोनों का पहले फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करें, मतलब इंडिविजुअली, इसका भी इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म करें, इसका भी करें, और उन दोनों को लास्ट में सम करें, तो जो आंसर आएगा ना वो इन दोनों के ट्रांसफॉर्म, मतलब जब इन दोनों को टाइम डोमेन में पहले ऐड करूं, इसको और इसको टाइम डोमेन में ऐड करके फिर उनका ट्रांसफॉर्म लूं, डीटीएफटी ट्रांसफॉर्म लूं, तो जो आंसर आएगा वो इसके साथ मैच हो रहा हो, तो ये कहलाती है आपके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब एग्जैक्ट वही सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया, सपोज करें कि आपके पास एक डीटीएफटी सिग्नल दे दिया जाए गया है कि इसका निकालें, वो क्या कहते हैं कि डीटीएफटी निकालें, ये सिग्नल दिया हुआ। अब इस सिग्नल में आपके पास दो पार्ट्स हैं, कैसे? क्योंकि मॉड की साइन हमें पता है कि प्लस हो या माइनस हो, दोनों केसेस उसमें होते हैं। इट मींस ये प्लस भी है इसमें केस, माइनस भी है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे प्लस वाला को x1 ऑफ ओमेगा n, और जो नेगेटिव मॉड n ए पावर माइनस n, मतलब क्योंकि मॉड जो होता है ना पावर में, तो यहाँ तो a पावर प्लस n होगा, n a पावर माइनस n होगा, तो इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं, एक को एक x ऑफ 1n, दूसरे को x ऑफ n2। तो ड्यू टू दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम इन दोनों का इंडिविजुअली डीटीएफटी निकालेंगे और आखिर में सम कर देंगे, तो हमारे पास ये वही बन जाएगा जो ओवरऑल इस सिग्नल का डायरेक्ट निकले। ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। यहाँ पे देखो x1 ऑफ ओमेगा पहले वाले का निकाला, तो x ऑफ n की वैल्यू a पावर n है, और उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आ गया। और यहाँ पर दोबारा दूसरे सेक्शन में x ऑफ 2 के यहाँ पर a की वैल्यू a पावर माइनस n है, यहाँ पे a की वैल्यू a प्लस n है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर ये आया। इन दोनों को लास्ट में कर दिया सम, तो ये सम करके इनके एलसीएम अगर निकाल के भी हमने किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका डीटीएफटी ड्यू टू दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये हमारे पास आ गया। दूसरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक दिस ट्रांसफॉर्म वाला। इसमें क्या होता है, आपके पास जो है जितना टाइम डोमेन में शिफ्ट आता है उतने का उसके फ्रीक्वेंसी जो क्या कहते हैं कि डोमेन आया है एक्स ऑफ ओमेगा, उसके साथ वो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर माइनस जे के। अगर यहाँ पे n माइनस 3 है तो e पावर माइनस जे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो फिलोसॉफी है वो सिंपल ये है। आई बात समझ में? जी असद, ये डिस्कशन सेशन है, ये कोई वो लेक्चर रिकॉर्डिंग वाला नहीं है। आपसे ये जो एक चीजें ना मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के वाले से, तो मैं अभी इंशाल्लाह आज रात को ना टाइम शिफ्टिंग सर। हाँ टाइम शिफ्टिंग, अच्छा आज रात को मैं इंशाल्लाह टॉपिक्स भी जो सारे एक मतलब ब्रॉड जो बड़े बड़े टॉपिक सारे उनकी लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, जो कि सबको नहीं हो पढ़ने में। दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ दो चीजों को आपको लेके देखना है, स्लाइड्स को और उस बुक के जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको रिव्यू कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इवन सर असाइनमेंट ये सारी उसी क्विज है, क्विज आपको थोड़ा समझा देंगे ट्रांसफार्म वाला। मैं क्विज को लास्ट में समझाऊंगा, जैसे ये एंड करते हैं टॉपिक, क्योंकि अभी ये टॉपिक चलो जेड ट्रांसफॉर्म का, वो बिल्कुल वैसे वो स्लाइड्स से रिलेटेड एग्जैक्ट उस तरह के प्रॉब्लम्स करवाए हुए हैं स्लाइड में। एक्चुअली में जब तक आप लेक्चर सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मामला। तो
बहुत सिंपल था, एक का Z ट्रांसफॉर्म लेना, दूसरा का, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनवर्स ले लो। ये तो पूरा पैटर्न था उसका। ठीक है, सो अभी मैं इसको अच्छा, इनके प्रूफ्स को मैं यही नहीं कर सॉल्व किए हुए अगेन वहां पे डिटेल में करवाएं। अच्छा यहाँ पे दोबारा, अच्छा आपने उसकी जिक्र किया, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी आ गई। ये जो Z ट्रांसफॉर्म में मैंने दिया हुआ था, वहां पे सिर्फ Z ट्रांसफॉर्म की टेबल लगेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मगर दोनों में जो पैटर्न है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी का, वो वही सेम ही है। वो क्या है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज करें एक सिग्नल एक्स ऑफ एन एन, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है जो है वो आपके पास है एक्स वन ऑफ ओमेगा, और दूसरा सिग्नल एक्स ऑफ टू एन, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है एक्स टू ऑफ ओमेगा। अब इन दोनों सिग्नल्स का अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके जो इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। और यही प्रॉब्लम वहां पे दिया हुआ था, मैंने आपको ये दिया हुआ था कि भाई कन्वोल्यूशन निकालें यूजिंग दी जेड ट्रांसफॉर्म। तो वो क्या है, अब यही सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर भी कर सकता हूँ। फॉर सपोज कहूँ कि ड्राइव कन्वॉल्व दी टू सिग्नल्स, और ये दे दूं यूजिंग दी डीटीएफटी थ्योरम। और उसमें क्या होगा, आपको उन दोनों को पहले एक्स ऑफ वन ऑफ ओमेगा एक्स टू ऑफ ओमेगा विद द हेल्प ऑफ द डीटीएफटी फॉर्मूला वो निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वैल्यूज आएंगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली टाइम डोमेन में वो कन्वॉल्व हो जाएगा। वो बिल्कुल वही सेम है। अब सपोज करें, ये देखो आपके पास एग्जांपल आ गया है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है, यही सेम सिग्नल है, अपने आप के साथ ही कन्वॉल्व कर रहा है, मतलब एक्स वन ऑफ एन भी यही है, एक्स टू ऑफ एन भी यही है। इट मीन्स एक्स ऑफ वन ओमेगा और एक्स ऑफ टू ओमेगा दोनों बराबर हैं। तो ठीक है, पहले एक का हम निकाला फॉर्मूला, डीटीएफटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो इट मीन्स तीन टर्म्स आएंगे। तो एक्स ऑफ माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन क्यों है, क्योंकि एरो जो है ना यहाँ पे आया हुआ है, तो एरो का जहाँ पे एरो होता है वहां पे एन इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस वन, एक्स वन ऑफ माइनस वन, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, वन के। एक्स ऑफ जीरो किसके बराबर है, वन के। एक्स ऑफ वन किसके बराबर है, वन के। इनके साथ उनकी ओके। रेस्पेक्टिव वैल्यूज ई पावर माइनस जे ओमेगा फॉर्मूले का ये देख रहे हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है पहले टर्म में, ठीक है, तो माइनस वन पुट किया तो ये प्लस वन हो गया। यहाँ पे ई पावर जीरो पुट किया तो ई पावर जीरो किसी भी नंबर के ऊपर आता है तो वो वन बन जाता है, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक्स वन ऑफ ओमेगा बचा। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक्स वन ऑफ टू एक्स टू ऑफ ओमेगा की वैल्यू जो है ना वन है, ये देखो ये है, तो ई पावर माइनस जे ओमेगा यहाँ पर आ गया, फॉर्मूले का आ गया। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक्स वन ऑफ ओमेगा भी यही है, एक्स टू ऑफ ओमेगा भी यही है। आखिर में क्या करना है, इनको इन दी फॉर्म ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक में ले आएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा आखिर में, क्योंकि ये एक्स वन ऑफ टू वन भी यही है और एक्स टू ऑफ ओमेगा भी यही है। तो इट मीन्स हमें ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमें कन्वोल्यूशन वाली कहती है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको जो आता है उनको वहां पर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम इसको अपने साथ ही कन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक्स वन ऑफ टू एंड एक्स टू ऑफ टू दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे उसका हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के साथ सॉल्व करें, और cos ओमेगा की उनकी यूलर आइडेंटिटी cos ओमेगा की अपनी यूलर आइडेंटिटी है उसको उससे रिप्लेस करें, और फिर आपके पास आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो अब ये देखो, इस तरह के एग्जाम्पल्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब इस तरह की चीजें आपके पास आ सकती हैं कि सॉल्व करो। अब फर्क फर्क क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है आपके पास वन की जगह टू, वन का टू का ठीक है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा होगा मतलब बस। हाँ पैटर्न पता होगा तो सॉल्व करने में मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी मॉड्यूलेशन एक प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर टाइम डोमेन में ओरिजिनल सिग्नल के साथ cos ओमेगा नॉट एन मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जिस फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करवाया है, तो वो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी आ जाएगी, वन अपॉन टू एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, जो आपने cos मल्टीप्लाई करवाया उसके साथ, उसकी वो प्लस में भी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। तो ये ओवरऑल उसका मॉड्यूलेशन थ्योरम है, ये पार्सवर्थ थ्योरम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है। पार्सवर्थ थ्योरम जो है ये एक्चुअल में हमें बताता है कि अगर दो सिग्नल्स हैं तो उस सिग्नल का उसके मॉड जो
मॉड मतलब कंजुगेट हम किसको करेंगे, कॉम्प्लेक्स साइन को चेंज कर देंगे। ये मतलब बेसिक टॉपिक हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हैं। तो ये आपके पास एक्चुअल में आपको क्या बताता है, एनर्जी बताता है। ठीक है, इनके प्रूफ्स में हम नहीं जा रहे। अच्छा, अब मैं जो इस पे रिलेशन बताना चाह रहा हूँ, अच्छा ये जो अब यहाँ पर ना देखो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब इस प्रॉब्लम में यहाँ पे देखो शिफ्टिंग आया हुआ है। जब इसका आप डीटीएफटी लेंगे तो आपको उसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के थ्रू अप्लाई करते हुए इसको निकालना है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ड्यू टू दी ये वाई ऑफ ओमेगा आ गया और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से ई पावर माइनस जे ओमेगा आ गया और आपके पास एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया इसका। ओके, अब आते हैं हम इस पे। एलटीएस सिस्टम्स का, एलटीएस सिस्टम्स में क्या होता है, मतलब वो सिस्टम जिनको हम एक इनपुट देते हैं और आउटपुट, तो आउटपुट हमेशा किसके बराबर होता है, ये सेम कॉन्सेप्ट जो जिक्र हुआ है कि आउटपुट इज इक्वल टू सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस या सिस्टम रिस्पांस भी जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय इनपुट। तो आउटपुट किसके बराबर होता है, आउटपुट इज इक्वल टू सिस्टम रिस्पांस मल्टीप्लाई बाय इनपुट। तो यहाँ पे सिस्टम रिस्पांस किसके बराबर है, एच ऑफ ओमेगा। तो एच ऑफ ओमेगा के साथ अगर इनपुट जो है एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा वाई ऑफ ओमेगा। और ये जहाँ ना यहाँ पर जो प्रॉपर्टी एच ऑफ ओमेगा यहाँ पर जो निकाला हुआ है, समझाया हुआ है, वो किस तरीके से एक सिंपल फिल्टर का है कि जब हम उसका ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वाई ऑफ ओमेगा अपन एक्स ऑफ ओमेगा जो आता है, ये एक्चुअल में उसका ट्रांसफर फंक्शन में सिस्टम रिस्पांस होता है। तो उसको वो आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके सपोज करेंगे, देखो एग्जांपल दिया हुआ, अब ये एक्स ऑफ एन दिया हुआ है और ये कहा हुआ है कि भाई ये इसका इनपुट है, बताओ सिस्टम का आउटपुट क्या होगा। तो इसका पैटर्न बिल्कुल बड़ा सिंपल है। अच्छा ये सॉल्व एग्जांपल है, मैं इसी को लेके आ रहा हूँ। इसका सिंपल क्या है कि पहले जो आपको एक्स ऑफ ओमेगा मिला है, और सॉरी एक्स ऑफ एन मिला है यहाँ पर, इसको विद द हेल्प ऑफ द डीटीएफटी इसको ट्रांसफॉर्म, इसका डीटीएफटी निकालें, इसका डीटीएफटी निकालें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आउटपुट आएगा। आई बात समझ में? जी सर। ओके, अब ये जो रिलेशन है डीटीएफटी एंड एफएफटी, ये इसका भी इसके बाद ना एक हमें एक या दो लेक्चर्स जो है रिवीजन के लिए मैं आपको करवाऊंगा, जो बताऊंगा। मगर मेक श्योर करें कि आप जो है ना अपने लेक्चर सुन के आए। अब बिल्कुल के लेक्चर्स में डिटेल्ड वे में मैंने एक एक चीज को कॉपी से सॉल्व करके यहाँ पे समझाया हुआ है। ये तो ऑब्वियसली बात, मैंने डिस्कशन सेशंस रखे हुए हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कर रहे थे। अच्छा, अब पूरी डीटीएफटी को हमने देखा, डीटीएफटी की प्रॉपर्टीज देखा। अब इनमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, सर जी बोले जी। सर डीटीएफटी एंड डीएफटी। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डीटीएफटी और डीएफटी का आपस में रिलेशन क्या है। इसके सारे कॉन्सेप्ट और एफएफटी जो कि अभी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, आगे मैं बताऊंगा। अच्छा डीटीएफटी में क्या है कि इसको हमने कर लिया, एनालिसिस कर लिया, मगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास कंटिन्यूस है। तो उस कंटिन्यूस होने की वजह से आपके पास जो इसका जो सही एक्यूरेट रिजल्ट तब आएगा जब आपके पास इनफाइनाइट सैंपल्स हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए फिर एक नई चीज जो कॉन्सेप्ट है डीएफटी, ये भी एक्चुअल में डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है, मगर एक सैंपल डेटा के लिए, जिस तरह लिखा एज द नेम इम्प्लाइज, डीएफटी का मतलब है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट्स प्योरली discrete time data which are converted in discrete frequency representation। मतलब जो आपके पास जो discrete टाइम को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो हमें कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन मिल रहा था, मगर यहाँ पे जो डीएफटी में आपके पास कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम डेटा के लिए भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेटिव डेटा मिलेगी। दिस इज इन कंट्रास्ट टू डीटीएफटी दैट यूज डिस्क्रीट टाइम। अच्छा, अब डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा उससे डीटीएफटी से क्या है कि डीटीएफटी जो है ना वो भी इनपुट जो डेटा लेता है वो डिस्क्रीट टाइम है और डीएफटी भी वो लेता है, मगर फर्क आउटपुट में है।
DTFT जो आउटपुट देता है वो कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, और DFT जो आउटपुट देता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है। इस वजह से इसको DFT कहा जाता है। आई बात समझ में? और इसका फार्मूला जो है थोड़ा सा ही चेंज है उसके DTFT का। अगर DTFT का फार्मूला ये है, तो जो DFT का है, ये देख रहे हैं DFT का, वो एक्चुअली में ये फार्मूला है। ये सिर्फ देखो x ऑफ n भी सेम है, समीशन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक। देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपको चाहिए -1 से 8 से लेके और -इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे आपको कितनी चाहिए? एक स्पेसिफिक लिमिटेड वैल्यूज ऑफ सैंपल, मतलब 0 से लेके n-1 तक, मतलब एक n जो है एक सैंपलिंग है उतनी तक चाहिए। और उसके फॉर्मूले में यहाँ पे जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है, उसमें एक चीज ऐड हो गई, e पावर माइनस j2π के n अपान कैपिटल N। ठीक है, और ये इसका इनवर्स DTFT का फॉर्मूला, जिसको IDFT भी कहा जाता है। जी बोले। अच्छा, इसमें सिर्फ 1/n एक्स्ट्रा, पूरा बाकी सेम है। जी जो आपकी आवाज इनवर्स DFT है, जी जी इसमें सिर्फ 1/n का फर्क है, बाकी पूरा सेम है। हाँ, इसमें जो एक्चुअल में फर्क है, एक तो 1/n का फर्क है, दूसरा यहाँ पे गौर करें साइन का फर्क है, तीसरा जो आपको डिफरेंस है कि इसको जो आपके पास इनपुट x ऑफ n आएगा, और यहाँ पर इनवर्स में x ऑफ k क्या है? एक्चुअल में सेम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, जो आप यहाँ पे आपने निकालते हैं, हमें आउटपुट क्या मिलता है DFT में? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी सैंपल डेटा मिलती है, और वो इसमें इनपुट आएगी। ये डिफरेंस है। बाकी फार्मूला तकरीबन रिजेम्बलेंस करता है, सिर्फ प्लस साइन को यहाँ से हटाए और 1/n। ठीक है, सो अच्छा, अब यहाँ पे देखो सवाल आ सकता है आपके जहन में, हम ये रिलेशन टू सकते हैं DFT। कि DFT DTFT का रिलेशन क्या है? DTFT एंड DFT आर रिलेटेड टू ईच अदर इन वेरी सिंपल मैनर। क्या? if we take the DTFT of a given sequence x of n, we will get a continuous frequency function called x of n। ठीक है, तो DTFT में आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फंक्शन मिलेगा, जिसको हम x ऑफ ओमेगा कहेंगे, और DFT में आपके पास कंटिन्यूस टाइम नहीं, बल्कि जो आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा मिलेगी, जो कि एक्चुअल में जो इस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा थी जो DTFT से हमें मिला है, उसकी सैंपलिंग है। ये ऐसे ही मिसाल दो, सपोज करें मैंने आपको ये डिस्क्रीट टाइम डेटा दी और इसका मैंने आपको कहा DTFT निकाल के देखा। अब इसका DTFT आ गया यूं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। तो DFT क्या है एक्चुअल में? ये इसको अगर मैं सैंपल कर दूं, मिसाल सैंपलिंग की फिर 8 सैंपल या 4 जो भी एक सैंपल कर दूं, तो जो सैंपल्ड इसको मैंने किया, तो उसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो ये जो सैंपल फ्रीक्वेंसी डोमेन है एक्चुअल में DFT है। आई बात समझ में? मतलब DTFT से जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मिलता है, उसको अगर हम सैंपल कर दें, तो एक आपके पास DFT बन जाता है। क्लियर? ये रिलेशन है, और जो है ना आपको पता होना चाहिए। तो ये थी इसकी इनके रिलेशंस की कहानी। तो एक एक प्रॉब्लम ये मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगेन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ चीजों को कि आपके पास जो है ये इम्पोर्टेंट है सर। फाइंड द DFT ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये इम्पोर्टेंट है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इन द सेंस ऑफ द एग्जाम्स, इन द सेंस ऑफ द लर्निंग, असाइनमेंट और क्विज़। बाकी एक क्विज आपकी रहती है जो कि मैंने डेटा में डेट रखी है। कौन सी डेट थी? मेरे ख्याल में 19 थी। मैंने पहले आपको बता दिया है। सो ये जो है ना इसमें है। उसके बाद हमारा जो DSP का एक है, मैं एक दो एग्जांपल्स उसके करवाऊंगा। वो है अगेन उनके लेक्चर शेयर्ड हैं, वो हैं आपके फिल्टर डिजाइनिंग के। ठीक है, IR FIR के फिल्टर डिजाइन वाला क्लास कल रख दें। फिल्टर डिजाइन की कल रख दें क्लास वो तो कल 3 ही से 4। करेंगे, बता रहा हूँ, मतलब इससे जुड़ा हुआ है, वो तो कल ही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इससे वो कनेक्टेड है।
तो वो अब कल कर लेंगे, कुछ नहीं। इसको मैं समझा दूं, एक बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो आ गए डेटा आ गए। अच्छा ये क्या हुआ है, तो फाइंड द डीटीएफटी ऑफ द फला। अच्छा डीटीएफटी, अब आपके पास यहाँ पे ये डेटा आ गया, इसका डीटीएफ निकालना है। तो पहले इसमें देखें कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 4 हैं, तो ये बन 4 गया कैपिटल एन। तो आप नोट करेंगे फॉर्मूले में 0 से लेके n-1 तक हो गया, 0 से लेके 3 तक पहला मरहला हो गया, क्लियर। अच्छा उसके बाद एक्स ऑफ एन ई पावर माइनस जे के 2 पाई एन अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन है और कैपिटल एन की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर भी आ गया। अब इसमें हमें जिस तरह ना नेक्स्ट लूप चलता है, यहाँ पर भी ऐसे चलता है। अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, कौन से, एक है के और एक है आपके पास अल्लाह भला करे एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट उठाएंगे और अच्छा अब इसमें के की वैल्यूज जो है ना कितनी रखनी होगी, के की वैल्यूज भी उतनी रखनी होगी जितनी आपके पास यहाँ पर ये सैंपल रहे। तो यहाँ पे के हम स्टार्ट करेंगे टोटल 0 से लेके 0 1 2 3 तक, ठीक है। सो मैं जो है आपको यहाँ पर 0 1 2 एंड 3, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, के की वैल्यू भी उतनी रखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिस लूप होता है ना, मिसाल दो आपके पास ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो क्या करेंगे, पहले के इज इक्वल टू 0 रखें, मतलब के की वैल्यू 0 फिक्स रखी, तो ये बन गया एक्स ऑफ 0, क्योंकि ये एक्स ऑफ के क्या होता है ना फॉर्मूला, एक्स ऑफ 0 हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी का पहला सैंपल। और उसमें 0 से लेके 3 तक n की वैल्यूज ना 0 से लेके 3 तक उसमें हर टर्म में रखनी है। तो पहले x ऑफ 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x ऑफ n है, प्लस x ऑफ 1 हो गया, प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3, ठीक है। और साथ ही साथ ये दो आपने नोट किया, ये टर्म गायब हो गया यहाँ पर। अब ये यस गायब सर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ई के है और के 0 पुट किया, तो ये बन गया e पावर 0, तो e पावर 0 का सही मतलब होता है 1, तो इस वजह से यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स ऑफ एन ही बचा। तो हमने क्या किया, ये सबमिशन साइन 0 से लेके 3 तक एक्स ऑफ एन, तो ये बना एक्स ऑफ 0 प्लस, मतलब सबमिशन साइन खोलनी है ना, उसकी खोलने की मतलब ये होता है कि आप जो जो उसकी सबमिशन में वेरिएबल होता है, यहाँ पे एन है, ये एन है एक्चुअल में, ठीक है। तो 0 से लेके 3 तक, तो x0 x1 x2 x3, तो x0 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो हमारे पास इनको सम करते हुए वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गया 2। तो पहला जो हमें वैल्यू मिली एक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन की, वो मिली 2, तो हो गया पहला पार्ट। अच्छा दूसरा जो आपके पास मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू करेंगे पुट 1 इसी में, और ये x ऑफ n आ गया। अब यहाँ पे जब हमने k1 पुट किया, तो ये जो k है ये हो गया 1, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि अब ये एक्सपोनेंशियल खत्म नहीं हुआ, अभी ये एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, तो क्या हुआ हमारे पास, समझ रहे हैं। तो ये आ जी गया, सर में x0 पुट किया, n में x0। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट किया, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू 0 0 है, तो हमने डायरेक्ट 0 0 पुट कर दिया, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो ये भी हो गया 0, ये भी होगा 0, और ये जो यहाँ पर x ऑफ पहला टाइम है, x ऑफ 0 जो एक्चुअल में है वो 1 के बराबर है, और x ऑफ 0 यहाँ पे जब पुट करेंगे, तो ये भी बन जाएगा e पावर 0, e पावर 0 का मतलब 1 है, तो ये x ऑफ 0 सिंपल बचा, x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1। अच्छा थर्ड टर्म है, वो थोड़ा सा उसमें हमें कैलकुलेशन करनी होगी, वो कैसे करेंगे, x ऑफ 3 जो है बराबर है 1 के, और ये टर्म भी 0 नहीं होगा, अब क्यों, e पावर इधर k की वैल्यू क्या है 1 है, और n की वैल्यू कितनी है 3, तो ये इसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस जे। 1 प्लस जे कैसे आएगा, कि e पावर j जो होता है, क्योंकि e पावर का अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा हो याद हो, तो e पावर जो j थीटा बराबर किसके होता है, cos थीटा प्लस j sin थीटा, अगर आपको याद हो। तो ये एक्चुअली में क्या है समझोगे, ये पूरा थीटा है 3 पाई अपॉन 2, तो इसको 1 प्लस cos थीटा, ये माइनस उसमें शायद फॉर्मूले में माइनस है, मुझे पूरा याद नहीं है, ठीक है, माइनस जे साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे,
तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से पुट करेंगे तो आपके पास ये 1 बचेगा, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू ये जो आएगा ये मेरे ख्याल में 0 आएगा, और ये आपके पास आएगा -1, तो माइनस जे, तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, तो ये 1 प्लस जे बचेगा। तो आपके पास वैल्यू का क्या क्या आई, पहली वैल्यू आई 2, दूसरी वैल्यू आई 1 प्लस जे, बाकी इसी तरीके से सिमिलरली एक्स ऑफ 2 वो भी यही करेंगे। अब एक्स ऑफ 2 का मतलब है k इज इक्वल टू 2 है, k इज इक्वल टू 2 पुट करके अब यहाँ पर k फिक्स हो गया, अब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी सॉल्व करने के बाद 0, और फिर इसी तरीके से k इज इक्वल टू पुट करेंगे 3, k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस जे। तो ओवरऑल आपको आंसर जो मिलेगा इसका वो मिलेगा 2 1 प्लस जे 0 फिर 1 माइनस जे, ये आएगा इसका डीएफटी। आई बात समझ में? और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनको देख लीजिएगा अच्छे से। बात समझ में आई? जी सर, जी बिल्कुल आ रही है। क्लियर है? मुझे आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, आस्ता फिर कोशिश करेंगे अपना कुछ से करने की। देखो अभी सही है, यहाँ पे 1 टाइम प्लस में जे है, आपने 1 माइनस जे लगाए। नहीं, यहाँ पे ना ये जो है एक्स ये मतलब इसके है ये ये है ना 4, तो इसके 4 ही निकलेंगे, 0 और सॉरी 0 नहीं 2 1 माइनस जे फिर 0 फिर 1 प्लस प्लस 1 प्लस जे और 1 माइनस जे, मतलब ये आएगी इसकी वैल्यू। एक ये है, एक ये, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ये और चौथा टर्म ये, तो ब्रैकेट में बस यूं सीक्वेंस वाइज देखें तो ये आ गया इसका डीएफटी। अच्छा सिमिलरली आईडीएफटी अगर, अच्छा यहाँ पर जो है ना सेम ही प्रॉब्लम आवाज आया बंद हो गया इसी आपका। आईडीएफटी निकाला हुआ है इस एग्जांपल में, इसका पैटर्न भी एग्जैक्ट सेम वे में ही होगा क्या, मगर फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस है। यहाँ पे फॉर्मूला एक तो एक्सपोनेंशियल में माइनस नहीं प्लस है, ये तो दूसरा यहाँ पे बना पानी इनवर्स है, वाला है बाकी सर, सेम ही है। हाँ ये जो फार्मूला सोल्यूशन जो इनवर्स वाला है ना, इनवर्स डीएफटी। हाँ ये इन्वर्स करा, तो इनके हाँ थोड़ा ही फॉर्मूला में चेंज है, और ये जो एक्चुअली ना डीएफटी की रिजल्ट है। अब डीएफटी सही। ये डीएफटी है और इसका हमें आईडीएफटी निकालना है, तो सेम पैटर्न से ही करना है, ठीक है। पूरी फिलोसॉफी वही है, तो आंसर आपको वही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पहला 1 मिलेगा, दूसरा 0, तीसरा 0 और चौथा 1, मतलब वही मिलेगा जो एक्चुअल में ये है, क्योंकि इसी का जो डीएफटी है ना उसी का ही हमने इन्वर्स किया है। बात समझ में आ गई? सही है। आपकी आवाज भी पता नहीं क्यों आ रही है यार, मेरे स्पीकर में इशू है यहाँ, तो आपके पास मसला है माइक, माइक मसला सर। मेरे पास ना आवाज कम आ रही है आपकी। सर मेरी मोबाइल खराब हो गया था अभी, शायद तभी आ रही कम आवाज। ओके चलो अल्लाह खैर करे, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब यही सेम जो है एग्जाम्पल सेम तरीके से यहाँ पे अब वैल्यू चेंज की हुई, ये प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा ओके, अच्छा अभी यहाँ पर जो है ना एक इम्पोर्टेंट बात ये करते हैं, फिर कल तक हम छोड़ेंगे क्योंकि फिर तकरीबन लेक्चर एंड हो जाएगा ये वाला। मैं फिर आपको बताऊंगा कल हमारे पास अब दो हैं जिनको टॉपिक्स को अगेन मेरे वीडियो लेक्चर शेयर्ड हैं, आपको जो है उनको देखना है और डिस्कशन करना है। अभी एफएफटी एंड फिल्टर डिजाइनिंग, दो एफएफटी वैसे बड़ा टॉपिक है मगर हम इसको एक जो है ना उनको मैंने उनको समझाया हुआ है उसमें, आपको वो देखना है। मगर अगेन एग्जाम्स के हवाले से क्योंकि मिड के बाद वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे टॉपिक उसका पार्ट हैं। डीटीएफटी, डीएफटी, एफएफटी और फिल्टर डिजाइनिंग ये पार्ट हो गया, जिसमें जो आपके डीएफटी में एक आता है इसकी प्रॉपर्टीज है, उसमें आता है सर्कुलर कन्वोल्यूशन, वो भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं इनकी थ्योरी, जो थ्योरी नहीं ज्यादा प्रॉब्लम है, ये फाइनल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फिल्टर डिजाइनिंग के जो है लेक्चर्स हैं अगेन उनको देख लें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ना स्लाइड्स को फोकस में रखना है और उसको अल्लाह खैर करे आपका क्या कहते हैं बुक को, ठीक है। बुक की सारी चीजें शेयर्ड है, हर चीज सीक्वेंस वाइज शेयर्ड है, और असाइनमेंट और क्विज़ आपके सेक्शन मार्क्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे
तो सेक्शनल जो है ना, मतलब नहीं सबमिट करवाएंगे तो फिर सेक्शनल के मार्क्स कटेंगे। और मैंने पर असाइनमेंट पर क्विज वगैरह सारी मार्क्स भी बताई हुए हैं कि किसकी क्या वेटेज है। सो आई एम होपफुल कि आप चीज़ों को, अब लास्ट वीक चल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और फोकस करेंगे। टिल नाउ आई हैव नॉट गॉट एनी गुड रिस्पॉन्स एज फार एज आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो उम्मीद है कि आगे आप लोग जो है इसको रिमेनिंग टाइम में तो अच्छा ही करेंगे। अच्छा, बात, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? जी आ रही है। ओके गुड। अच्छा, अब यही सेम कॉन्सेप्ट जो है फिल्टर्स में है। जो अब फिल्टर्स का जो सिस्टम होता है उसमें हमारे पास सिस्टम रिस्पांस या एक्स ऑफ एन दिया होता है या इनपुट रिस्पांस ऑफ द फिल्टर दिया होता है, और हमें पूछा होता है कि भाई ये फिल्टर का रिस्पांस है, बताओ इस फला इनपुट अगर इस फिल्टर को दें तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ये ऐसे ही सब जगह सपोज करें एक आप जो है कोई अच्छा सा फिल्टर खरीद कर आए और उसमें आप ये देखते हैं कि भाई फला बंदे का अगर आवाज ये माइक माइक पे बात करेगा, देखें आवाज कैसा आएगा, अगर ये बंदा इस माइक में बात करेगा तो कैसा आवाज आएगा। तो क्या है, फिल्टर तो सेम ही होता है मगर डिफरेंट बंदे बात करते हैं तो हम उसका इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं कि हर बंदे का उस फिल्टर से आवाज गुजरने के बाद किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सेम तरीके से फिल्टर का एक इम्पल्स रिस्पांस फिक्स होता है और उसमें डिफरेंट इनपुट्स देख के हम ये चेक कर रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट्स पे वो सिस्टम क्या रिस्पांस देता है। तो जो हमने जो प्रॉपर्टी वाली पढ़ी थी यहाँ पर वो हमें हेल्प करेगी। वो क्या है, वो ये कि भाई जो आउटपुट होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है किसका, इम्पल्स रिस्पांस का एंड अल्लाह भला करे आपका इनपुट सिग्नल का। मगर इनपुट सिग्नल का भी क्या, कौन सा, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है और जो इम्पल्स का भी फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, वो कुछ और चीज बन जाती है। जब मतलब ये है कि एक सिस्टम है उसका डीएफटी निकालो, दूसरा इनपुट है उसका डीएफटी निकालो, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमें उस सिस्टम में अगर उस इनपुट को इनपुट दिया जाए तो आपका वो सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा उस इनपुट पर वो आपको बताएगा। ठीक है, तो ये वो यहाँ पर वो बताया हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये दिया हुआ ए इनपुट सीक्वेंस हैज लेंथ क्या है 4 एंड द इम्पल्स रिस्पांस हैज लेंथ 3 और इम्पल्स रिस्पांस कन्वोल्यूशन। अब बताओ कि इसका आउटपुट जाएगा उसकी क्या लेंथ होगी। तो इसका फॉर्मूला ये है एल प्लस एम माइनस वन। एल क्या, इनपुट जो सिस्टम रिस्पांस की उसकी लेंथ, और जो ये इनपुट की लेंथ उसको ऐड करके माइनस वन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आया 4 प्लस 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये एक्चुअली में n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हाँ ये देखो आ गया ना। The size of the DFT must be at least 6 for simplicity we compute the 8 one। ठीक है, तो आसानी के लिए इसने क्या किया 8 पॉइंट्स के लिए कंप्यूट कर रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न है कैलकुलेशन का, बिल्कुल सेम, कि आप पहले के कोई वैल्यू 0 रखें और उसके बाद जो है सेम तरीके से n की वैल्यू पहले 0 1 2 3 और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल सॉल्व करें और आपके पास आएगा रिजल्ट। ओके, अब इस डीएफटी में भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या है कि अगर इसका में जो है जितना ज्यादा डीएफटी की पॉइंट ज्यादा है, 8 पॉइंट है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन बहुत ज्यादा होती है। तो फिर अब क्योंकि अब यहाँ पर तो हम ना 3 3 4 4 पॉइंट्स ले रहे हैं बड़ी सिंपल सिंपल से, मगर कंप्यूटर में मिसाल डेटा तो बहुत बड़ी बड़ी होती है तो उसमें कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक नया थ्योरम आया जिसको कहते हैं एफएफटी, फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस कर लूंगा। कल हम 10 बजे रख लेंगे। और अभी तक के सवालों में कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज पूछनी हो तो बेशक पूछ सकते हैं। जी असद, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो असद। जी सर। ठीक है, तो मतलब डीएफटी की जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। उसका फॉर्मूला क्या है, हमें कितना पता चलेगा कि कितनी कैलकुलेशन होंगी। तो उसमें जो मल्टीप्लीकेशन होंगी, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन,
उनका फॉर्मूला है कि जितनी n की पॉइंट्स हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो उतनी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, और एडिशन कितनी होंगी, n को उसके एक नंबर कम से मल्टीप्लाई करो। सपोज करें अगर 8 पॉइंट डीएफटी का कर रहे हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएगा 64। 64 आपको इसमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेंगी, और 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब कि कितना बन जाएगा 56। तो 56 जो है ये इतनी आपको कॉम्प्लेक्स एडिशन करनी पड़ती है सिर्फ 8 पॉइंट का डीएफटी कैलकुलेट करने के लिए। अब सपोज करें आपको कहा जाए कि 16 का करो पॉइंट डीएफटी करो, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ये तो पता नहीं कितना हो जाएगा। और इतनी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है एक तो बाय हैंड करना भी चलो मुश्किल है अगर हम कंप्यूटर्स की हेल्प करते हैं, मगर कंप्यूटर्स में भी इतनी बड़ी जो है कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास कंप्यूटिंग पावर और ज्यादा लगता है, और आपके पास जो है इसके अलावा पावर कंज्यूम भी होता है। तो इसमें ये उससे पहले ये चीजें जो थी, तो फिर किसी मतलब रिसर्च के बाद फिर एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट ने या जो इंजीनियर्स ने जो भी इसको यूज किया, तो एक नेम दिया था, क्या कहते हैं कि एल्गोरिथम निकाल के दिया था जिसको कहते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक ऐसा थ्योरम है कि जो सेम डीएफटी ही कैलकुलेट करता है, मगर इससे बहुत कम हमें जो है ना कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बनस्पति के सब। ठीक है, अब इसमें कितनी कम होती हैं ये जो है आपको मैं इंशाल्लाह अपकमिंग जो हम लेक्चर जो हमने रखा है उसमें करेंगे, और अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर से शेयर है उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करें। तो अच्छा इसको देख के आए और उसमें जो क्यूरीज हो उनसे डिस्कस करें। कल हमारा इंशाल्लाह सेशन को हम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 बजे ही रख लेते हैं जो टाइम रखा हुआ है। सो ठीक है इंशाल्लाह सर। ठीक है वो करेंगे, और कल एफएफटी को देखेंगे और उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और कल जो ठीक है है सर। एग्जाम्स के हवाले से उसके अलावा फिल्टर्स को देख लेंगे। एक ये ठीक और है एक मुझे या तो थर्सडे को या मुझे जो है सैटरडे को किसी एक दिन टाइम दे देंगे, फिर इंशाल्लाह उसमें हम बैठ के पूरा रिवीजन कर लेंगे जो हमें एग्जाम्स के हवाले से। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी बोल दें कि उस रिवीजन वाले सेशन में जरूर अटेंड करें, बैठ के पूरा हम जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं क्विक रिव्यू करवा लूँ, जो क्यूरीज है आपको वो डिस्कस कर लें। तब तक जो है आपको असाइनमेंट 1, 2 एंड 3 मैं असाइनमेंट 1 के लिए फिर दोबारा लास्ट टाइम, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं है, किसी ने सबमिट नहीं करवाया, एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो असाइनमेंट 1, 2, 3 सबमिट करवा दें। सही है। स्लाइड एंड बुक को देखेंगे, आसान से चीजें हो जाएंगी। स्लाइड्स, बुक, और बुक सिर्फ एक जो पहले पहले बताया हुआ है उसको मैंने शेयर किया हुआ, और साथ ही साथ उसका क्या कहते हैं स्लाइड और लेक्चर्स जो रिकॉर्ड है। अगर लेक्चर्स को आप एक दफा भी देखेंगे ना, मुझे उम्मीद है आप चीजों को बिल्कुल ही समझ जाएंगे, उसमें आपका इजीली चीजें समझाई हुई। ठीक है सर इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। हाँ मैं उम्मीद रख के बैठा हुआ हूँ कि आप लोग कल आएं और कल इस चीज को हम जो है ना अच्छे तरीके से चीजों को कर लें। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। ओके अच्छा, और ठीक है तो आज ठीक के लिए मैं डिस्कशन सेशन यहीं बैंड कर रहा हूँ। तो कल लेक्चर्स देख के आइएगा, ये बहुत अच्छा पहले ही कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह भला ही करे। है सर इंशाल्लाह। ठीक है सर ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके।